25 अप्रैल 2015 का वो दिन शनिवार था। मेरी छुट्टी थी कि फ़ोन अचानक घनघना कर बजा। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से सीधा सवाल था, नेपाल जाओगे? मैंने कहा जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था क्यों। मैंने टीवी चलाया और टीवी पर चल रही तस्वीरों को देखकर मेरा दिल धक से रह गया। बर्बादी, तबाही की तस्वीरें चल रही थीं और वो तस्वीरें थी नेपाल में आए भूकंप की। फ्लाइट ऑपरेशंस और टिकट अवेलेबिलिटी के झमेलों से निपटते निपटते हम अगले दिन काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचे। रात हो चुकी थी और डिपार्चर पर हज़ारों लोगों की भीड़ लगी थी। भूकंप के झटके अब भी महसूस किए जा रहे थे और तमाम लोग काठमांडू छोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन हम वहां ठहरने आए थे उस भूकंप को कवर करने। खैर साहब, वहां से हम होटल अन्नपूर्णा पहुंचे। स्टाफ गायब था, खाना अवेलेबल नहीं था, बदन थकान से टूट रहा था। हम भूख और भूकंप दोनों को भगवान के भरोसे छोड़कर अपने बिस्तरों पर लुढ़क गए। अगले दिन अपने कैमरा पर्सन के साथ जब मैं काठमांडू शहर में निकला तो मरघट का सन्नाटा छाया हुआ था। बेजान शरीर की जो दुर्गंध होती है ना, वो बड़ी डरावनी होती है, खासकर तब जबकि वो पूरे शहर में फैली हो। काठमांडू शहर का उस वक्त वही हाल था। भटकते भटकते मैं एक पार्क में लगे हुए एक रिलीफ कैंप में पहुंचा। प्लास्टिक की पन्नियों और बांस की डंडियों पर लोगों ने काम चलाऊ रैन बसेरे बनाए हुए थे। वहाँ अपने परिवारों के साथ टॉयलेट, बाथरूम, ये तमाम बुनियादी सुविधाओं से दूर लोग रहने को मजबूर थे। उन कैंप्स में वो लोग भी रहने आए हुए थे जिनके घर सुरक्षित थे, लेकिन दोबारा भूकंप ना आ जाए इस डर से लोग खुले में, ओपन में रह रहे थे। कांतिपुर, जो कि नेपाल का न्यूज़ चैनल है एक बड़ा प्रोमिनेंट, वो भी ओपन में अपने ऑपरेशंस चला रहा था और लोगों को भूकंप की खबरें दे रहा था। दुनिया की सबसे ऊंची 14 पहाड़ी चोटियों में से 8 नेपाल में हैं, माउंट एवरेस्ट समेत। करीब 2.5 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं वहाँ माउंटेनरिंग के लिए। तो ये जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं, ये अपने साथ टेंट, ज़रूरी सामान लेकर चलते हैं, तो उस भूकंप में उनकी हालत जो लोकल से थोड़ी बेहतर थी। काठमांडू शहर में, सिर्फ काठमांडू शहर में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। भक्तपुर, धांदिंग, नुआकोट, रासुआ, ललितपुर, शहर के तमाम इलाके मलबे में तब्दील हो चुके थे। 35 देशों की रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम्स, दर्जनों देशों के पत्रकार वहाँ कवरेज के लिए मौजूद थे। अफरा तफरी का वो आलम था कि बताते वक्त आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने हमें बताया कि काठमांडू शहर में तबाही के बावजूद कम से कम रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स तो हैं, लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे लिए दिक्कत ये कि कोई टैक्सी ड्राइवर वहां जाने के लिए तैयार था नहीं। खैर साहब, हाथ पैर जोड़कर, ज़्यादा पैसे देकर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को तैयार किया और हम पहुँचे साखू गाँव में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि मैं असल दुनिया में नहीं हूँ। हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी अर्थक्वेक, मुझे लगा कि मैं उसके सेट पर खड़ा हूँ। चारों तरफ बर्बाद मलबा, गिरी हुई बिल्डिंग्स। अचानक मेरे नाक में वही लाश की दुर्गंध आई। मैं पहुंचा तो लोगों की एक भीड़ जमा थी और वो मलबे को खोद रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक 10 साल की बच्ची और उसके परिवार के 4 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। लेकिन बर्बादी का वो आलम हर पल उम्मीद की किरणों को झीना कर रहा था। काम से फुर्सत मिली तो पेट की याद आई, लेकिन खाना तो अवेलेबल था नहीं। या तो दुकानें गिर गई थीं या फिर उनके शटर गिरे हुए थे। खैर साहब, बहुत मन्नतों के बाद हमें एक ढाबा नज़र आया। खाने का स्वाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि दाल और चावल की एक थाली की कीमत थी 800 रुपये। भूकंप के 5 दिन बाद काठमांडू शहर में ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। उसी दिन मैं नुआकोट ज़िले के थानापति गांव में गया, जो करीब 70 किलोमीटर दूर था काठमांडू से। वहां जाकर मुझे पता चला कि शहरों में ज़िंदगी पटरी पर भले ही लौटने लगी हो, लेकिन गांवों की अब भी वही कहानी है। बर्बादी का आलम है और सरकार या बचाव की टीमें वहां तक पहुंची नहीं है। 81 साल के उस सबसे भीषण भूकंप में 9000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। उस वक्त अंदाज़ा लगाया गया था कि नेपाल को दोबारा संवारने में 10 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। 3 साल बीत गए, लेकिन इसके बावजूद आज तक नेपाल अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया है।
बताते हैं कि सैकड़ों लोग उस भूकंप की तबाही को आज तक भुगत रहे हैं।